हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबिन एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज से क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन के बारे में हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस किया हम लोग किस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे और ऑर्डर पेयर पे। उसके पहले हमने क्या कांसेप्ट को कवर किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर, ये सारे कांसेप्ट को कवर किया। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब हम लोग फाइनली किस पे मूव कर गए, रिलेशन पे। तो जैसे हमने सेट को खत्म किया, अब इसी के साथ हम लोग ने रिलेशन को आज स्टार्ट करने वाले हैं। और रिलेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देन आपका रिलेशन फिनिश हो जाएगा। और फिर हम लोग किस पे मूव कर सकते हैं, आपका फंक्शंस पे। तो हो सकता है रिलेशन में शायद 2 से 3 सेशंस होंगे आपके, जिसमें मैं बता रहा हूं ना आपको, एक बार ना आप लेक्चर देखो और जो भी मैं लिखाता हूं, जो भी मैं बोलता हूं, क्योंकि उसको ना आप अपने कॉपी में नोट करो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन लगाओ, आपसे बन जाएगा। दैट मींस कंसेप्ट के लिए तो आपको कोई किताब खोलने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा भी यहाँ पे अपना बुकलेट पे वर्क चल रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो हमारा जब बुकलेट रेडी हो जाएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें मतलब 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के, ऐसे नहीं। ऑल विल बी यूनिक क्वेश्चन, सो दैट आपको इतना मोटा मोटा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम कम होगा बट उसमें क्या होगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर मतलब आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन सेम टाइप के हो जाते हैं, उससे बेटर है कि आप 50 क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो, बट ऑल विल बी डिफरेंट, है ना, ऑल शुड बी डिफरेंट। उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका टाइम भी बचेगा, है कि नहीं। ठीक है, क्लियर। तो चलो आज से क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, रिलेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रिलेशन जो आप लोग सुनते हो या आपने देखा होगा आपके बुक के, मतलब जो होता है ना, जहां पे सारे चैप्टर्स लिखे रहते हैं, वहां पे हो सकता है आपने देखा होगा रिलेशन, आपको दिखा होगा सेट के बाद रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, क्योंकि स्कूल में आप सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हो, रिलेशन का आइडिया नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन से, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, देखो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट ही आपको पूरा फील दिला देगा रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल द ordered pairs, is the set of all the ordered pairs A comma B, where A belongs to A comma B belongs to B, है ना। क्या लिखा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is the set of all the ordered pairs A comma B where A belongs to A comma B belongs to B। ये हमको पता है ना, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि देखो, टू trace the relationship, to trace the relationship, ये सब डेफिनेशन में कभी भी नहीं, मैं क्लास भी लेता हूँ ना ऑफलाइन, तो मैं ऑडिट कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ। चलो, बट आगे से धीरे धीरे मैं डेफिनेशन लिखाने वाला काम बहुत कम होगा, मैं नरेट कर दूंगा, आपका काम होगा लिखना। मैं इतना ये सब भाषणबाजी नहीं करूंगा ना। मैथ से तो भाई, मैथ्स का फीलिंग लिखने में नहीं आता है, मैथ्स का फीलिंग आता है समझने में, उसको ग्राफिकली विजुअलाइज करने में, उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिखाबाजी क्या है यार, समझ रहे हो। तो मैं ये हो सकता है कि शायद लास्ट डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, या फिर हो सकता है चलो सेट रिलेशन फंक्शन जो है उसमें जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, आगे जाके मैं ओरेट करूंगा, आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B where A belongs to A comma B belongs to B to trace the relationship between the objects of two different sets, we use a special mathematical structure called relation। समझ में आया, अभी समझ में आया क्या बोला मैंने। आप क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो A क्रॉस B। जब आप A क्रॉस B निकालते हो तो आप क्या करते हो, एक सेट बनाते हो। सेट के अंदर में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में कितने होते हैं आपके, पेयर बोला था आपने, 2 एलिमेंट होंगे, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो किससे आएगा, A से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे आएगा, B से आएगा। ये एकदम आपको क्लियर है, ठीक है। दैट मींस सेट में क्या होता है, सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। दैट मींस अगर A सेट है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होगा, अगर B सेट है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिख रहे हो यहाँ पे ना, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, जिसमें से एलिमेंट जो है वो दोनों सेट से आ रहे हैं ना, पहला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से। दैट मींस ऑर्डर्ड पेयर क्या है,
कुछ एक रिलेशन बता रहा है ना दोनों के बीच में, आपने दोनों को साथ में लिखा है तो कुछ रिलेशनशिप हो सकता है उसके बीच में, है ना। तो उसी को स्टडी करने के लिए जो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसी को आप क्या बोलते हो, रिलेशन। क्लियर हो गया? आई थिंक ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो let Ram and Shyam be the two sons of Bhagat and Geeta, let's say, ठीक है। ऐसे रैंडम नाम ले लिया, आपको अगर आपका फेवरेट कुछ नाम है तो आप अपना ही नाम रख लो, कुछ रख लो, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं एक सेट लिखता हूँ f मतलब क्या है, लेट्स से फैमिली के लिए f लिख लिया मैंने। इसमें मैं क्या किया, ये चारों एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, डाल दिया, ठीक है। चारों एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, डाल दिया। लेट्स से राम के लिए मैंने r ले लिया, श्याम के लिए मैंने s ले लिया, भगत के लिए मैंने b ले लिया, गीता के लिए मैंने g ले लिया, ठीक है। ये क्या है, f सेट है ना, किसका, इस फैमिली का। ये जो फैमिली है ना, ये राम श्याम भगत गीता क्या है, एक फैमिली है। फैमिली का मैंने एक सेट ले लिया। तो आप देख सकते हो, क्लियर सा बात है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट है आपस में इनका रिलेशन है। क्यों? अगर मैं बोलूं r और s के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोल सकते हो r इज द ब्रदर ऑफ s, या फिर s इज द ब्रदर ऑफ r। अगर मैं बोलूं r और b के बीच में क्या रिलेशन है, तो r इज द सन ऑफ b, b इज द फादर ऑफ r इज द सन ऑफ g, g इज द मदर ऑफ s, g इज द मदर ऑफ r। ऐसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रिलेशन है। b is what, the husband of g is the wife of b। समझो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन है। ऐसे अगर हम लोग और बड़ा फैमिली कर देते तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, नीस, नेफ्यू सब कुछ आ जाता। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं अभी, कि रिलेशन क्या बताना चाहता हूं मैं, है ना। एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो, ये अगर मैंने एक फैमिली अगर इस तरीके से हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि देखो ये f क्या हो गया, r, s, b, g, एक फैमिली को आपने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं देखो r related to b means r is related to b by the relation is son। ये भी आपको क्लियर है ना। जब मैं ऐसा लिखता हूं, इस तरीके से लिखा जाता है रिलेशन को, है ना। R इज रिलेटेड टू बी, कैसे रीड करते हो आप, R इज रिलेटेड टू बी, किस रिलेशन से, बाय द रिलेशन इज सन ऑफ, दैट मींस R इज द सन ऑफ B। क्लियर? अगर आपने ये जो नोटेशन है, उसमें क्या है, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का क्या होता है, सन बनता है, ये आपने बोल दिया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे B R R, है ना, ये क्या मीन करेगा, मीन्स B is related to what, R by the relation is son of। समझ में आया क्या बोला मैंने, by the relation is son of। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे आपने क्या बोला, ये जो फॉर्म है आप एक ही वे से डिफाइन करोगे ना। अगर आपका एक सेट है, सेट में आपके अगर ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपने बोल दिया ना जो पहला और दूसरा एलिमेंट का रिलेशन होगा वैसे। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि एक सेट है उसमें ढेर सारे क्या है, एलिमेंट है, तो इस वाले में क्या है, पहला वाला दूसरे वाले का फादर है, इस वाले में क्या है, पहला वाला दूसरे की मदर है, इस वाले में क्या है, पहला वाला दूसरे की ग्रैंड मदर है। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना आप एक कॉमन ही पैटर्न में डिफाइन करोगे। आप बोल दोगे कि ये जो सेट है इसमें जितने ऑर्डर पेयर है उसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले का फादर है, या पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले का क्या है, मदर है। आप कुछ ऐसे ही लिखोगे, है ना, एक ही पैटर्न को दोगे। दैट मींस ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि R इज रिलेटेड टू B का मतलब क्या होता है, R इज द सन ऑफ B, दैट मींस पहला वाला दूसरे वाले का सन है। तो दूसरा वाला यहाँ पे B इज रिलेटेड टू R क्या हो जाएगा, B इज द सन ऑफ R, दैट मींस भगत इज द सन ऑफ व्हाट, राम हो जाएगा। बट ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। दैट मींस क्या बोला मैंने, जिस ऑर्डर में आप लिखते हो वो मैटर करता है, दैट मींस R, B आपके हिसाब से ये है, जिसका मतलब क्या है, राम इज द सन ऑफ भगत इज नॉट इक्वल्स टू B, R। समझ में आ गया?
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि देखो हम लोग क्यों ऑर्डर्ड पेयर को यूज करते हैं रिलेशन लिखने के लिए, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, द ऑर्डर इन विच इट इज रिटन इज इट मैटर्स, है ना, इट मैटर्स। इसीलिए मैंने बोला देखो यहाँ पे राम इज द सन ऑफ भगत इज नॉट इक्वल टू भगत इज द सन ऑफ राम। नहीं भाई कैसे हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर को आप एक ही वे में डिफाइन करोगे। अगर राम भगत का सन है तो सन ही होगा, राम भगत की डॉटर है तो डॉटर ही होगा, जैसे भी आप लिखोगे वो एक ही वे में लिखोगे ना। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए आर रिलेटेड टू बी राम इज द सन ऑफ भगत और बी रिलेटेड टू आर भगत इज द सन ऑफ राम, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर बी रिलेटेड टू आर मतलब भगत इज द फादर ऑफ राम, ऐसे कैसे कर दोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोला है कि एक सिचुएशन में तो आप एक ही डिफाइन करोगे ना। तो आपने क्या लिखा, आर इज रिलेटेड टू बी मतलब राम इज द सन ऑफ भगत, दैट मीन जो भी पहले रहेगा वो सन ही होगा ना। दैट मीन आप यहाँ पे ये लिख सकते थे एस रिलेटेड टू बी, ये करेक्ट होता, लेकिन एस रिलेटेड टू बी, दिस इज राइट, है ना, दिस इज राइट, दैट मीन श्याम इज द सन ऑफ भगत, यस दिस इज राइट, दिस इज राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एस रिलेटेड टू जी, है ना, एस रिलेटेड टू जी, ये भी राइट होता है ना, ये भी राइट होता। क्यों, बिकॉज श्याम इज द सन ऑफ गीता या फिर राम इज द सन ऑफ गीता, ये भी करेक्ट है। लेकिन अब उल्टा नहीं लिख सकते, जी आर एस नहीं लिख सकते। जी आर एस लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, गीता इज द सन ऑफ श्याम, है ना, जी आर एस मतलब गीता इज द सन ऑफ श्याम, वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, एकदम अच्छे वे में समझ में आ गया। तो ये देखो इसलिए मैंने क्या बोला, ऑर्डर मैटर करता है। डन, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसी को, लेट्स से अगर मैं इसी को क्या बोलता हूं, देखो, है ना, अगर मैं बोलूं एक रिलेशन में डिफाइन कर दिया, देखो एक रिलेशन में डिफाइन कर दिया किस तरीके से, देखो राम भगत श्याम भगत, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। लेट्स से ये क्या एक रिलेशन है, क्योंकि एफ क्या है, आर एस बी जी, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो एफ क्रॉस एफ निकालूंगा। क्यों, एफ क्रॉस एफ इसीलिए निकाल रहा हूं मैं, देखो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 16 एलिमेंट्स आएंगे ना, 16 एलिमेंट्स, है ना। एफ क्रॉस एफ का मतलब क्या, मैं इसी सेट का इसी में रिलेशन देख रहा हूं, समझ रहे हो। दैट मींस एफ क्रॉस एफ लिखने का मतलब क्या, सब बातों को ध्यान से समझो। एफ क्रॉस एफ लिखने का मतलब है मैं इसी सेट के एलिमेंट्स का इन्हीं के साथ रिलेशन ढूंढ रहा हूं। अगर मान लो किसी का डाउट हो सकता है सर एफ क्रॉस एफ लिखे है, मान लो यहाँ पर अगर कोई और एक सेट है, लेट्स से टी इज इक्वल्स टू कुछ दिया गया आपको, है ना, कुछ लेट्स से समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ दिया गया 3 एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं एफ क्रॉस टी लिखता, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूँ, एफ सेट के एलिमेंट को टी सेट के एलिमेंट के साथ में मैं रिलेशन बना रहा हूं, समझ रहे हो। और वो भी मैं कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा, डोंट वरी ना, मैं कराऊंगा, ठीक है। बट एफ क्रॉस एफ लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 16 एलिमेंट होगा, जहां पे यही सेट के एलिमेंट का इन्हीं के साथ में रिलेशनशिप देख रहा हूं आपस में। क्या बोला मैंने, आपस में, क्लियर, ठीक है। चलो, तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो एक बात तो क्लियर हो गया, जो आर होगा दैट विल बी व्हाट, सबसेट ऑफ एफ क्रॉस एफ। ये तो एकदम क्लियर हो गया ना, जो आर होगा दैट विल बी बेसिकली व्हाट, अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस। इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, इसमें एकदम डाउट नहीं आना चाहिए, श्योर। क्योंकि देखो ये आर क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर कहां से बन रहा है, ये एफ क्रॉस एफ से ही तो आप एलिमेंट्स को ले रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये एक रिलेशन आपका हो गया, समझ में आ गया। जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे ना, आपका और क्लैरिटी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनते रहना इस बात को, ठीक है। मान लो अगर मैं बोलूं, लेट्स से मैं जो एफ सेट था ना उसको 2 में तोड़ दिया, लेट्स से, ठीक है। जो एफ सेट था उसको मैंने क्या कर दिया, 2 में तोड़ दिया। ये जो एफ सेट था ना उसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। लेट्स से एक चिल्ड्रन बोल दिया मैंने, चिल्ड्रन में क्या है आपका, राम और श्याम, और एक मैंने बोल दिया पेरेंट्स, जिसमें मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से भगत एंड गीता, ठीक है। अगर मैं एक डिफाइन करूं, देखो आर अगर मैं एक डिफाइन करूं, देखो आर भगत आर गीता, है ना, एस भगत एस गीता, ऐसे में डिफाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर इज व्हाट, अ सबसेट ऑफ सी क्रॉस पी, है ना, आर इज अ सबसेट ऑफ सी क्रॉस पी, है ना, क्लियर हो गया। बट हमको पता है यहाँ पे क्या है, आर जो है वो सी क्रॉस पी के बराबर है, क्योंकि अगर आप सी क्रॉस पी निकालोगे तो भी यही आएगा। सी क्रॉस पी निकालोगे 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट, यही तो रहा वो 4 एलिमेंट। तो आप इक्वल भी लिख सकते हो, हाँ, दैट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज व्हाट अ यूनिवर्सल रिलेशन। दैट मींस जितना पॉसिबल रिलेशन आप इसके बीच में बिल्ड कर सकते हो वो सारे आपने लिख दिया, यूनिवर्सल रिलेशन। पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। तो देखो इसमें इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो जब मैं एफ क्रॉस एफ लिख रहा था, मतलब मैं सेम सेट के एलिमेंट्स को उन्हीं के साथ कंपेयर कर रहा था, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने 2 सेट का कंडीशन प्रोडक्ट निकाला तो मैंने क्या किया, 2 डिफरेंट सेट के बीच में रिलेशन ढूंढ रहा हूं, ठीक है। और जब 2 डिफरेंट सेट के बीच में आप रिलेशन को ढूंढते हो उसी को आप क्या बोल देते हो, बाइनरी रिलेशन। क्या बोला मैंने, उसी को आप क्या बोल देते हो, बाइनरी रिलेशन। क्लियर हो गया। जब आप 2 सेट के बीच में क्या करते हो, रिलेशन को ढूंढते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 सेट होता, एक सी है, एक पी है और एक लेट्स से डी है, ठीक है, सीपीडी है, तो आप सी क्रॉस पी क्रॉस डी निकालना आपको आता है। तो वो तीनों सेट के बीच में भी तो रिलेशन कुछ हो सकता है ना, उन तीनों सेट के बीच में भी कुछ रिलेशन हो सकता है, उसको आप बोल दोगे टर्नियरी रिलेशन, समझो। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहता है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहता है। इन जनरल आप क्या निकाल सकते हो, एन एरी रिलेशन,
है ना, n-ary रिलेशन। 2 सेट हुआ तो बाइनरी, 3 सेट हुआ टर्नियरी, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी फंडामेंटल क्लियर हो गया। चलो, है ना, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो R इज बेसिकली व्हाट, ए सबसेट ऑफ C क्रॉस P। डन ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था देखो क्या है, R इज ए सबसेट ऑफ F क्रॉस F। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते थे, देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते थे, देखो इसको हम लोग लिख सकते थे, देखो दैट इज R इज इक्वल्स टू, है ना, x, y such that x belongs to F, y belongs to F and x is the son of y। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको सेट बिल्डर मेथड में। अगर मेरे को इसको लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, देखो अगर मेरे को इसको लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, देखो इसको मैं लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, R इज इक्वल्स टू x, y, है ना, R इज इक्वल्स टू क्या लिखता मैं, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू C, y बिलोंग्स टू P, है ना, एंड x इज द सन ऑफ y। क्लियर हो गया, x इज द सन ऑफ y। डन। इसको आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। डन ना, डन। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, मैथमेटिकली आप लिख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया ना, जो रिलेशन रहेगा वो हमेशा सबसेट ऑफ, अगर आप 2 सेट की बात कर रहे हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, अगर आप सिंगल सेट की बात कर रहे हो तो उसी सेट का अपने साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट बनेगा R। जैसे कि R, ये देखो यहाँ पे 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे एक ही सिंगल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। डन, ये एकदम क्लियर। क्योंकि रिलेशन आप किस में ढूंढोगे ना, अगर 2 सेट लिख रहे हो तो उनके बीच में जितना ऑर्डर पेयर होगा सब कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन बना रहा होगा, वो कुछ तो होगा उनके बीच में रिलेशन, समझ रहे हो। तो वही हम लोग क्या लिखेंगे, R, और R डेफिनेट सा बात है, सबसेट बन जाएगा उसका। क्लियर बात है ना वो तो, ठीक है। चलो डन ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, देखो ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं, रिलेशन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसमें कुछ एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट का कुछ रिलेशन तो हो सकता है, एनी काइंड ऑफ रिलेशन। ये तो मैंने फैमिली रिलेशन बताया, हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स है, तो उनका लाइक और डिसलाइक का रिलेशन हो सकता है ना। यहाँ पे एप्पल ऑरेंज है और यहाँ पे 2 बच्चों का नाम है, हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, बॉयज और गर्ल्स है, यहाँ पे एप्पल और मैंगो है, लेट्स से बॉयज को एप्पल पसंद है, गर्ल्स को मैंगो पसंद है, तो एक रिलेशन बनेगा उनके बीच में, इस सेट और इस सेट में। तो वैरायटीज ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं ना, वैरायटीज ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इस सेट के एलिमेंट्स का इस सेट के एलिमेंट्स के साथ में जो रिलेशन आप निकालोगे वही आप क्या करते हो, इस चैप्टर में डिसाइड कर, मतलब इस चैप्टर में आप कंसेप्ट को लर्न करते हो कि मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग कैसे सीखते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। अगर एक ही सेट है तो उसके जो एलिमेंट्स है उनके आपस में क्या क्या रिलेशन है, वो सब आप करने के लिए क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट विद इटसेल्फ करते हो, और जो रिलेशन R होता है उसी का सबसेट होता है। ऑफ कोर्स सब बातें हो गई, ठीक है, डन। तो आप देख सकते हो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट होता है वो भी क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट जो होता है वो सेट ऑफ क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स। वहां पे आप सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स को लिख देते हो, है ना। जो रिलेशन होता है वो भी क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ही होता है। पर जरूरी नहीं है कि जितने ऑर्डर पेयर आपने पहले लिखा उतना ही क्या उतना वहां पे लिख दोगे। अगर सारे लिख दिए तो उसी को आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर एक भी नहीं लिख पाए तो उसी को आप क्या बोल दोगे, एम्प्टी रिलेशन, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points, some important points, डन, ठीक है। चलो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, है ना, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात, तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A is said to be a relation in A, है ना। तो कोई यहाँ पे बोल सकता है कि सर आपने A क्रॉस A क्यों लिया, मैं बोलता हूँ ऐसे भी लिख दो, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is said to be a relation from A to B, ऐसे भी लिख दो। क्या बोला मैंने, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्या बोला मैंने, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is said to be a relation from set A to set B, डन ना, from set A to set B, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 2 देखो, if R is equals to A क्रॉस B, अगर आप लिखते हो इस तरीके से, ठीक है, तो डोमेन ऑफ R क्या होगा,
डोमेन ऑफ आर, है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं, डोमेन ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू ए रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, अगर मैं इजी वे में बोलूं तो देखो पहला जो सेट होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं, डोमेन बन जाते हैं। जो रेंज होगा इसके साथ में यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंगली वो क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, बट इसके बारे में हम लोग और देखेंगे, डोमेन रेंज के बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा बात रखा। ठीक है, डोमेन ये हो जाएगा ए, और ए के साथ जो भी आप यहाँ पे पेयर बनाओगे, जो भी आप पेयर बनाओगे, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, ए मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, चलो ठीक है, लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 1 2 है ना, और बी इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 4 5 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, देखो 1 3 1 4 1 5, और क्या क्या होगा देखो 2 3 2 4 2 5, ये सारे होंगे, है कि नहीं। अगर मैं बात करूं कि डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन, और लेट्स से आर क्या है आपका, ए क्रॉस बी के बराबर है, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 2, है ना, 1 2। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, देखो रेंज ऑफ आर 3 4 5 3 4 5, है ना। तो आपको जनरली ऐसा दिया जाता है, आपसे पूछ देते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, आप ऐसे निकालोगे। डोमेन और रेंज के बारे में हम और बात करेंगे जब हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे ना, डोमेन के बारे में बात करेंगे, कोडोमेन के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, ये भी डिफरेंस देखेंगे कि क्या रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है ना। वहां पे मैं एकदम प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा ताकि आपको रेंज के बारे में समझ में आएगा ना। रेंज वो सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो डोमेन में जो भी एलिमेंट्स रहता है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यूज मिलेगा, कोडोमेन में वही आपका क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। मैं बताऊंगा उसके बारे में ना, डोंट वरी, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से डेफिनेशन भी लिखाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि डोमेन और रेंज का क्या फंडा है ना, डोमेन और रेंज का क्या फंडा है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, देखो नंबर 3। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कवर कर देता हूं। ठीक है, अब मैं किसके बारे में बात करता हूं, थर्ड पॉइंट के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ A has m elements, ठीक है, B has n elements, है ना। A के पास क्या है, m elements है, B के पास क्या है, n elements है। ठीक है, डन ना। तो A क्रॉस B के पास कितना एलिमेंट होगा, A क्रॉस B has, देन लिख दो यहाँ पे, देन A क्रॉस B has mn elements, डन ना। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, फ्रॉम A टू B इज 2 to the power mn, है ना। कोई बोल सकता है कि सर आपने कैसे लिख दिया 2 to the power mn, तो देखो रिलेशन क्या होता है ना, रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ना। तो रिलेशन बेसिकली होता क्या है ना, it is basically what, a subset of the Cartesian product, है ना। it is basically what, a subset of the Cartesian product, that means different subset होंगे तो आप हर different subset को एक रिलेशन बोलोगे, है कि नहीं। तो अगर एक सेट में x एलिमेंट है, लेट्स से एक सेट में क्या है, m एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 to the power m। उसी तरीके से अगर एक सेट में mn एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power mn, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power mn बनेंगे। तो वही तो डिफरेंट जो सबसेट्स आपके हैं वही क्या है, आपके रिलेशन है। तो जितने सबसेट बनेंगे उतना ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, डन ना, क्लियर हो गया। तो दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज व्हाई यू से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है इट इज नथिंग बट व्हाट, द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, है कि नहीं। तो इसीलिए नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 to the power mn, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं, 2 to the power n। अगर एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट बनेंगे, अगर 2 एलिमेंट है तो 4 बनेंगे, 3 है तो 8 बनेंगे, 4 है तो 16 बनेंगे, लाइक दिस। क्लियर हो गया ना, डन। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे नंबर 4, ठीक है, डोमेन ऑफ R, है ना, यूनियन रेंज ऑफ R गिव्स फील्ड ऑफ R, है ना। डोमेन ऑफ R और रेंज ऑफ R का जब आप यूनियन ले लोगे तो वही आपका क्या दे देता है, फील्ड ऑफ R दे देता है। दैट मींस अगर मैं फील्ड ऑफ R निकालने को बोलता था आप क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, इसका और इसका यूनियन ले लो 1 2 3 4 5, दैट विल बी व्हाट, द फील्ड ऑफ R। ठीक है, उसी को आप क्या बोल देते हो, फील्ड ऑफ R।
आप ऐसे सोचो ना, एक फील्ड की बात हो रही है, डोमेन रेंज सब उसी में रहता है, तो फील्ड में सब रहेगा, इसीलिए दोनों का यूनियन। जितने एलिमेंट्स की बात हो रही है, पॉसिबल एलिमेंट्स की, वो सब एक फील्ड में रहेंगे, है ना, ऐसे आप सोच सकते हो। तो यही आपका क्या बन जाएगा, फील्ड ऑफ आर। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 क्या है आपका, नंबर 5, if field R is a subset of X, है ना, इसको अब if field R क्या बोला मैंने, if field R is a subset of X, है ना, then R is a relation in X, है ना, और R is a relation between the elements in X, between the elements in X, ऐसे बोलते हैं। क्यों, देखो फील्ड आर क्या है, पहले ये समझो, फील्ड आर क्या है, जो डोमेन है, जो रेंज है, डोमेन है जो रेंज है, उसका क्या है, आपका यूनियन है, सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो आर है, आर क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज अ रिलेशन इन एक्स। क्यों बोला इज अ रिलेशन इन एक्स, आप खुद ही सोचो, क्योंकि जो आर है वो क्या है, आपका सबसेट ऑफ एक्स है ना। आर अगर सबसेट ऑफ एक्स जितने एलिमेंट है वो सबके सब किस में लाई करते हैं, एक्स में लाई करते हैं। अगर एक्स में लाई करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिलेशन इन द सेम सेट की बात कर रहे हैं, रिलेशन इन द सेम सेट की बात कर रहे हैं, तभी तो बोला ना, देन आर इज अ रिलेशन इन एक्स, और आर इज अ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ एक्स। क्यों, बिकॉज हमको पता है ना कि अगर आर इसका सबसेट हो गया, फील्ड आर इसका सबसेट हो गया, सारे एलिमेंट्स तो एक्स में चले गए ना, तो इसीलिए आर क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स इन एक्स। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। डन, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आपको दिमाग में रखने, रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है ना, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, बस समझना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आपको एकदम फोकस करना रहेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। नंबर वन क्या है आपका, आइडेंटिटी। नंबर वन हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी। पहले हम एम्प्टी रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, है ना, इसी को आप क्या बोल सकते हो, वॉइड रिलेशन, इसी को आप क्या बोलते हो, नल रिलेशन, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, नल रिलेशन। अब आपको क्या करना है, देखो, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, कैसे डिफाइन करते हो। ठीक है, ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be empty if R is equals to 5। क्या बोला मैंने, ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ है ही नहीं, उसी को आप क्या बोल दोगे, आप एम्प्टी रिलेशन। एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल से चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। अगर मैं एक ऐसे रिलेशन को डिफाइन करूं, लेट्स से R is equals to, है ना, R is equals to लेट्स से A, B, है ना, such that A, B belongs to A and A plus B is equals to let's say odd, है ना, और मैंने A को डिफाइन कर दिया लेट्स से 3, 5, 7। देखो ये क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्यों, देखो R क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर A, B क्या है, इस पे बिलोंग करता है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, रिलेशन among the elements of the same set। ये डेफिनेशन है ना, a relation R in set A is said to be empty if R is equals to 5। देखो अब क्या इस एलिमेंट्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है, सच दैट किसी भी दो एलिमेंट का जब आप सम लोगे तो उसको इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। देखो 3 + 5, 5 + 7, ये तीनों ऑड है, और दो ऑड नंबर का सम आप इवन कैसे बनाओगे, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये आपका क्या है, 3, 5, 7। देखो 3 + 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 3 + 5 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना। दैट मींस दो आप ऑड नंबर का सम आप ऑड नहीं बना पाओगे ना। 3 + 5 करोगे 8 इवन, 5 + 7 करोगे 12 इवन, 7 + 3 करोगे कितना हो जाएगा 10 इवन ही मिलेगा आपको। दैट मींस दिस इज बेसिकली व्हाट, इट्स एन एम्प्टी रिलेशन। फिर मेरे को कोई पूछ सकता है कि सर एक बात बताओ, आप ऐसे लिखोगे तो सर क्या गलत होगा क्या, सर ऐसे लिखे तो ए रिलेशन आर, ए रिलेशन, है ना, आर फ्रॉम set A to set B
is said to be empty if is said to be a relation R from set A to set B is said to be empty if क्या लिखोगे R is equals to 5 है ना, R is equals to 5. एग्जाम्पल लेते हैं. Let's say A is equals to 1 2 3 है and B is equals to let's say 2,4 है. Let's say ऐसे randomly मैं कुछ भी ले लिया. अब मैं रिलेशन बनाऊंगा, पहले मैं सेट बना लिया, अब मैं रिलेशन बनाऊंगा. ठीक है, R is equals to A, B such that A belongs to A, B belongs to B. क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट जो है पहला सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो A क्रॉस B, A belongs to A and B belongs to B and क्या रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं, देखो AB is equals to what? odd. ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो AB मतलब A into B, देखो 1 2 नहीं, 2 2 नहीं, 3 2 नहीं. ठीक है, 1 4 नहीं, 2 4 नहीं, 3 4 नहीं, ऑड मिलेगा ही नहीं आपको. ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा. तो एक आइडिया हो गया आपको अच्छे तरीके से. एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या, जिसमें कोई आप रिलेशन बना ही ना पाओ, उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट ही ना हो पाए. समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे A और B के बीच में ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके वजह से वो ऑड है, रिलेशन ही नहीं है. मतलब अगर एक सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स है तो जरूरी थोड़ी उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही ना. समझ रहे हो, पहले मैं फैमिली की बात किया, तो ठीक है फैमिली की जब आप बात करोगे तो अब कॉमन सेंस से सोचो ना, कुछ ना कुछ तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही ना. किसी का कोई आंटी होगी तो कोई किसी का नीस होगा, कोई किसी का निफ्यू होगा, किसी का ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सब लोग हो जाएंगे वहां पे, है कि नहीं, फैमिली की जब बात करो. लेकिन ऐसे सेट भी हो सकते हैं जहां पे भाई एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में रिलेशन हो ही ना. समझ रहे हो, तो ये होता है आपका एम्प्टी रिलेशन. यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि सर जब आप ऐसे बोल दिए तो रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर रिलेशन बदला तो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हो सकता है. दैट मींस दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन को बनाया जा सकता है. ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिलेशन ही ना हो. अब इसको ऑड की जगह पे इवन कर दो. क्या बोला मैंने, ऑड की जगह पे इवन कर दो, आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे और ये जो है आपका आर वो अब एम्प्टी नहीं रहेगा. समझ रहे हो, तो इसी को बोलते हैं ना कंसेप्ट को ग्रैब करना. एक सेट है, उसके बीच में एलिमेंट्स है, तो आप पे डिपेंड करता है ना आप रिलेशन कैसे बना रहे हो. आपने जब बोल दिया कि ए में ये एलिमेंट्स है, बी में ये एलिमेंट्स है, और आपने बोल दिया कि ए बी आपको ऑड चाहिए, ए बी आपको ऑड, तो मैंने बोला कि एम्प्टी नहीं है. इसका मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है भाई. मैं बोल दूंगा कि ए बी इज इक्वल टू इवन कर दो, देखो आपको रिलेशन मिल जाएगा फिर से, है ना. जो भी ऑर्डर पेयर होंगे लिख देना, 1 2 2 4 सारे के सारे लिख देना. समझ रहे हो, आपका यूनिवर्सल रिलेशन मिल जाएगा. आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, समझ गए ना. तो एकदम सारे बातों को मेरा ध्यान से सुनो और कंसेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करो ना. कंसेप्ट खतरनाक होना चाहिए. ठीक है, डन. तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन के बारे में. नेक्स्ट में बात करता हूं यूनिवर्सल रिलेशन. नंबर 2, यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है. देखो, ए रिलेशन आर ठीक है, from set A to set B is called universal. क्या बोला मैंने, is called universal if the relation is itself the Cartesian product of A cross B. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं. Let's say A is equals to 1 2 3, है ना, और B is equals to let's say 3 7, है ना. इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 3 7 को 3 को हटा देता हूँ. बड़ा नहीं चाहिए ना, जबरदस्ती का फिर लिखना पड़ेगा. दो एलिमेंट लिखो या 5 एलिमेंट लिखो, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना. अगर मैं R को डिफाइन करूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोला, मुझे ज्यादा लिखना नहीं था इसलिए शॉर्ट कर दिया बस. मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक एलिमेंट भी ले सकता हूँ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 3 1 7 2 3 2 7, ठीक है, डन. तो ये जो रिलेशन है वो बेसिकली क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन. क्यों, देखो इसमें जितने पॉसिबल रिलेशन है आपने सब लिख दिया. अब A क्रॉस B में तो यही पॉसिबल है ना, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है. क्यों, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर है ये, तो भाई ये तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो अब यहाँ पे 3 1 नहीं लिख सकते ना. समझ रहे हो, ऑर्डर मैटर करता है उनका लिखने का. स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना, याद करो, राम इज द सन ऑफ भगत, भगत इज द सन ऑफ राम नहीं लिख सकते. तो एक ऑर्डर में ही लिखोगे. ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग डिनोट करते हैं इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर मैटर करता है ना. हो सकता है कहीं भी मैटर ना करे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इज द ब्रदर ऑफ, है ना, तो राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम. अब कैसे भी बोलो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. लेकिन अगर मैं यहीं पे ब्रदर को हटा के अगर मदर कर दूं, तो गीता इज द मदर ऑफ श्याम, श्याम इज नॉट द मदर ऑफ गीता ना. समझ रहे हो, तो ऑर्डर कहीं भी मैटर करता है, कहीं भी मैटर नहीं करता. इसको कहते हैं कंसेप्ट. दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट. समझ, आपका क्लैरिटी इतना अच्छा होना चाहिए कि जो डाउट आ रहा है आप खुद अपने डाउट को क्या कर रहे हो,
आंसर कर पा रहे हो, है ना, आप अपने खुद डाउट को आंसर कर पा रहे हो, इसको कहते हैं क्लैरिटी। ठीक है, चलो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं सेम सेट पे ही डिफाइन करूं तो, अगर मैं सेम सेट पे ही डिफाइन करूं, लेट्स से इसी को मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखाता हूं, आप ऐसे देख लो, ए रिलेशन आर इन सेट ए, आप लिख लो, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। समझ गए? अगर मैं लिख दूं कि आर इज इक्वल्स टू, है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन डेफिनेशन लिख लेना, हाँ डेफिनेशन लिख लेना, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा हूं, क्या बोला हूं, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। क्लियर, डन। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें सारे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है ना, सारे के सारे रहेंगे, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, अगर 3 सेट है तो जितने उसके ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे के सारे लिख दो, तो वो आपके टर्नरी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन, डन। एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नंबर 3, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो ये कैसा होता है ना, ए रिलेशन आर in set A is said to be identity, है ना, if every element is related to, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो डेफिनेशन भूल जाओ, डेफिनेशन आपको याद नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मीनिंग समझ लो जो मैं आपको बोलूंगा अभी, है ना। डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बनाने के लिए डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। डेफिनेशन लाइन बाय लाइन लिखोगे, इट्स नॉट मैंडेटरी ना, कि आपको ना क्लैरिटी होना चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो डिफरेंट रिलेशन को डिफरेंट नाम दे देते हैं कि ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। आप अभी 9-10 टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ोगे, ऑप्शन में आपको 4 दिए रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो, गलत बात लगा देते हो। तो इसलिए ना पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, 100% क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन लिख दो ना, is said to be identity relation। ठीक है, if every element is related to itself only, है ना। तो यहाँ पे देखो ये only वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो only वर्ड जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट क्या होगा आपका, खुद से ही रिलेटेड होगा। मैथमेटिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, that is R is equals to A, A such that A belongs to A, है ना, such that for all A belongs to A लिख सकते हो। ठीक है, that means अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, let's say A is equals to 1 2 3 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे लिखते हो आप, इन जनरल आईए से डिनोट किया जाता है। आप क्या लिखोगे इसको, देखो 1 1 2 2 3 3। क्लियर हो गया, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट है, एवरी ना, देखो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना। तो आपको सारा एलिमेंट लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे और एक एलिमेंट लगा दूं, लेट्स से 1 और 3, क्या बोला मैंने, 1 और 3, वो आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं लेट्स से IA इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3, और क्या लिख सकता हूँ मैं, लेट्स से 2 3। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब जितने एलिमेंट्स है बस वही एज ए पेयर रहेंगे अपने साथ में, 1 1 2 2 3 3। अगर 1 2 3 4 होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4, आपको ये देखने को मिलता है। इसी को आप क्या बोल देते हो, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन का मतलब क्या हुआ। देखो आपके पास एक सेट था, है ना, आपके पास एक सेट है 1 2 3 है। ठीक है, अगर आप A क्रॉस A लिखोगे तो कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, 1 1 2 2 3 3 मिलेगा, फिर 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, फिर 2 1 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, फिर 3 1 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा। समझ लो, ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे ना, तो देख लो डिफरेंट टाइप ऑफ ना प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। सो वही डिफरेंट जो सेट बन रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली एक सबसेट ही है। हमको पता है कि एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ व्हाट, A क्रॉस A, है ना। ये जो है ये A क्रॉस A का सबसेट ही है,
क्योंकि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होंगे एंड दिस इज द 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ दोस 9 एलिमेंट्स। हमको पता है क्योंकि एवरी रिलेशन, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वो सबसेट ऑफ द कोर सेट ही बनेगा। कोर सेट यहाँ पे क्या है? A है ना, पेरेंट सेट। तो A इज इक्वल टू 1 2 3 है, उसी का सबसेट बना है ये, समझ रहे हो? तो डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या बन सकता है, उसी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है ना कि अगर 4 एलिमेंट है तो चारों इस तरीके से पेयर में रहेंगे। अगर यहाँ पे 1 और 2 होता तो यहाँ पे क्या होता? 1 1 2 2। दैट इज नोन एज व्हाट? एन आइडेंटिटी रिलेशन। दैट मींस सारे एलिमेंट्स को होना ही पड़ेगा। 1 2 3 है तो तीनों के तीनों होंगे अपने साथ ही पेयर बना के, है ना, अपने साथ। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली लिखा गया है, ओनली। और यहाँ पे क्या है? एवरी। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। 2 3 लिख दिए, ये आइडेंटिटी नहीं हो गया, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। एकदम क्लियर हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चलो, है ना। नंबर 4, नंबर 4 इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है? देखो, इफ R is a relation, if R is a relation in set A, एक सेकेंड, पहले वाले का डेफिनेशन आप देखो एक बार। हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। If R is a relation in set A, है ना, if R is a relation in set A, then R inverse is called the inverse relation, inverse relation, है ना, inverse relation denoted by R inverse, है ना, वो तो लिख ही लिया ना, is called R inverse, ठीक है। क्या बोला मैंने? If R is a relation in set A, then R inverse is called the inverse relation mathematically, that is R inverse is equals to B comma A such that for all A comma B belongs to R, है ना। एग्जाम्पल की बात करते हो। देखो, लेट्स से अगर मैं बोलूं कि एक रिलेशन है मेरा, क्या है? देखो 1 2 3 4, ये मेरा रिलेशन है, ठीक है। आर इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा? देखो, आर इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। क्लियरिटी हो गया आपको? एकदम क्लियर हो गया। दैट मींस आप क्या करोगे? ऑर्डर पेयर को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे ना। ऑर्डर पेयर को क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे उसको, ऑर्डर को, है ना। और यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो डोमेन ऑफ आर है वो क्या बन जाता है? रेंज ऑफ आर इनवर्स। और क्या बोलूंगा मैं? देखो, जो रेंज ऑफ आर है वो क्या बन जाएगा आपका? डोमेन ऑफ आर इनवर्स। देखो यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 और 3। यहाँ पे 1 और 3 क्या बन गया? रेंज। यहाँ पे रेंज क्या है? 2 और 4। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? रेंज 1 और 3। समझ रहे हो? क्लियर ना? तो ये उल्टा, जैसे पहला वाला एलिमेंट क्या होता है आपका? डोमेन को कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड वाला एलिमेंट क्या करता है आपका? रेंज को कंट्रीब्यूट करता है। आपने अगर ऑर्डर बदल दिया तो भाई डोमेन और रेंज भी तो अदल बदल हो जाएंगे ना। क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट में अगर बोलूं कि देखो आर इनवर्स ऑफ इनवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर ही मिलेगा। देखो आर इनवर्स क्या है? ये है। अब इसका अगर इनवर्स लोगे तो सिर्फ इसका फिर से ऑर्डर को बदल दोगे, फिर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4, वही तो आपका आर है। तो ये दोनों पॉइंट बेसिक सा बच्चा वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मैं लिखा दिया। डन? क्लियर? तो ये है बस आपका क्या है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नंबर 5 ना, 5 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, ठीक है, ए रिलेशन आर in set A is said to be reflexive if every element is related to itself, है ना। यहां पे देखो मैंने क्या बोला? यहां पे मैंने ओनली यूज नहीं किया है। यहां पे मैंने क्या बोला? ओनली यूज नहीं किया है, ठीक है। दैट मींस अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखो R इज इक्वल्स टू A comma B such that A comma B belongs to A for all
एक सेकंड रुको। A relation R in set A is said to be reflexive if every element is related to itself. R is equals to A comma B such that A comma B belongs to A, है ना? ऐसा नहीं, इसको आप ऐसे करो, है ना? इसको आप ऐसे लिख दो, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे R इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? अगर मैं बोलूं, देखो रिफ्लेक्सिव और जो आइडेंटिटी होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं ना, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से A इज इक्वल्स टू 1 2 3, है ना? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना, लेट्स से R, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 1 1 2 1 3, है ना? 1 1 1 2 1 3, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से R1 लेट्स सी R2, ठीक है? 1 1, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका 2 2 और 3 3 होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा 2 2, ये आपका हो जाएगा 3 3, क्लियर कर लेना, ठीक है? R1 क्या है आपका 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव दोनों हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 1 1 2 2 3 3 एंड लेट्स से 2 3, ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी होगा? नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगा, काट दो इसको। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे डेफिनेशन को समझ सकते हो। आइडेंटिटी मतलब क्या होगा, अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो वो 3 एलिमेंट के पेयर आप लिख दोगे रिलेशन में, बस वही 3 रहेंगे, उससे ना कम ना ज्यादा, बस वही रहेंगे, है ना? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन प्लस समथिंग हो सकता है। इसीलिए आप एक पॉइंट नोट कर लो, है ना, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। क्या बोला मैंने? all identity relation are reflexive relation but all reflexive relation may not be identity relation। क्योंकि reflexive relation में जो एलिमेंट्स है सेम पेयर में तो रहेंगे ही, उसके अलावा भी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं ना, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें सेम एलिमेंट्स है वो रहेंगे ही, दैट इज मस्ट, है ना? दिस इज मस्ट, दिस इज मस्ट, है ना? बट ये भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं R3, और एक एग्जांपल लेता हूं R3, अगर मैं लिखूंगा 1 1 2 2 2 3, है ना? क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। डन, क्लियर ना? तो ये वाला पार्ट आपको समझना है ना? यही वाला पार्ट आपको क्या करना है, समझना है। आइडेंटिटी रिलेशन में आप समझ गए, वही जो जितने एलिमेंट्स है वो पेयर बना के रहेंगे अपना अपना सेम के साथ में। रिफ्लेक्सिव जो है उसमें आइडेंटिटी तो रहेगा ही, प्लस समथिंग भी रह सकता है, जरूरी नहीं है रहना, बट रह सकता है। इसीलिए आप बोलते हो कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, देखो मैं एग्जांपल की बात करता हूं, देखो if S is the set of all males in a family, है ना? क्या बोला मैंने? If S is the set of all males in a family, then the relation, क्या बोला मैंने? then the relation is brother of, is not reflexive, is not reflexive, is not reflexive। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? आप ऐसे बोलोगे क्या, A कॉमा A, आप ऑर्डर पे रिलेशन कैसे लिखोगे आप? A कॉमा A, रिलेशन क्या है आपका? इज ब्रदर ऑफ। क्या आप ऐसे बोलोगे A इज द ब्रदर ऑफ A? भाई कैसे हो सकता है? आप खुद, लेट्स से अगर आप एक लड़के हो तो आप खुद के भाई कैसे हो सकते हो? इसीलिए ये रिलेशन क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? ये रिलेशन क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। डन, समझ में आ गया ना? ठीक है। इफ S is the set of all males in a family,
मतलब एस आप क्या करो, देखो ना, लेट्स से ये राम है, ये श्याम है, ये आपका क्या बोल दूं मैं, ये लेट्स से मोहन है, ये राजू है, समझ लो, राम श्याम मोहन राजू, ये अगर चारों के चारों मेल है तो आप ऐसा रिलेशन नहीं बना सकते, आर इज इक्वल्स टू आर कोमा आर, है ना, एस कोमा एस, एम कोमा एम, समझ गए, ये आपका क्या है, ये राम है, ये राजू है, ठीक है, ये आर 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 नहीं, इसको कुछ और लिख दो, है ना, इसको कुछ और लिख दो, इसको लेट्स से मैं क्या कर देता हूँ, एन कर देता हूँ, नवीन, है ना, राम श्याम मोहन नवीन, लेट्स से, ठीक है, एन कोमा एन। ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव आप नहीं लिख सकते, व्हाई, बिकॉज आपने क्या बोला, रिलेशन का नाम इज ब्रदर ऑफ, अरे भाई कैसे हो जाएगा, मतलब राम राम का ही ब्रदर हो गया, श्याम श्याम का ही ब्रदर हो गया, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल लेकर बताया, थ्योरेटिकल फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है, डन, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नंबर क्या हो जाएगा 6 ना, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं तो देखो ए रिलेशन आर इन set A is said to be symmetric if A is related to B, then B should be related to A, समझ गए, ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलोगे, क्लियर हो गया, दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो, लेट्स से A इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर मैं एक रिलेशन R1 की बात करूं, है ना, लेट्स से क्या बोल देता हूं मैं 1 2 2 1 2 3 3 2, है ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्यों सिमेट्रिक रिलेशन, देखो अगर 1 2 है मतलब A B है तो B A B है, A B है B A B है, समझ रहे हो, मतलब 1 2 रहेगा तो 2 1 भी रहेगा, 2 3 रहेगा तो 3 2 भी रहेगा, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, है ना, अगर एक सेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे आपके, डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन है, मतलब है ना, आपस में क्या रिलेशन है, समझ रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेट्स से अगर मैं पहले वाला एग्जांपल को ले लूं, क्या बोला मैंने, S is the, फिर से लिख देना यहाँ पे, if S is a set of all males in a family then the relation is brother of, है ना, is brother of, क्या बोला मैंने, is brother of, है ना, the relation is brother of, है ना, is what, is symmetric relation, क्यों इज ब्रदर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है, क्यों, अगर आप लिखते हो कि राम इज रिलेटेड टू श्याम एज द रिलेशन इज ब्रदर ऑफ, मतलब राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम है तो श्याम इज आल्सो द ब्रदर ऑफ राम ना भाई, आप कैसे भी लिखो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, इसीलिए आप बोले कि इज ब्रदर ऑफ जो है वो क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि आप खुद का ब्रदर तो नहीं हो सकते ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम एलिमेंट्स को पेयर में होना है, इसीलिए आप क्या बोलते हो कि वो रिलेशन, ये जो रिलेशन इज ब्रदर ऑफ नहीं हो सकता है। अगर मान लो कि मैं यहीं पे बोल दूं, अगर मैं यहीं पे बोल दूं द रिलेशन is father of, है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है, is not symmetric, देखो बिकॉज अगर R रिलेटेड टू B लिखते हो मतलब राम इज द सन ऑफ, सॉरी इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे B R भगत इज रिलेटेड टू राम, अगर भगत इज द फादर ऑफ राम है तो राम इज नॉट द फादर ऑफ भगत ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा ना, सिमेट्रिक कैसे होगा, इसीलिए इस ब्रदर ऑफ जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, बट इस फादर ऑफ जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे भी समझो वैसे भी समझो, जबरदस्त तरीके से समझो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे चलो R2
दैट इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 है ना, 2 3। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। क्लियर हो गया? 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, है ना। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 भी रहेगा, A B है तो B A भी रहेगा। आइडेंटिटी में क्या है, जितने एलिमेंट्स है सब अपने साथ पेयर बना के सारे के सारे रहेंगे और वही रहेंगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आपका, आइडेंटिटी तो रहेगा ही, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी इज मस्ट, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी रहेगा तो बी ए भी रहेगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहता है। ठीक है, ये आपका डन हो गया। चलो नंबर 7 में जाते हैं। ठीक है, नंबर 7 है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अभी देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ना। अगर मैं बात करूं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ठीक है, a relation R in set A is said to be antisymmetric, है ना। is said to be, a relation R in set A is said to be antisymmetric if A is related to B and B is related to A, then A is equals to B होना पड़ेगा। That is a mass condition। ठीक है, अगर आपका क्या है, ऐसा रिलेशन है जहां पे A B के साथ रिलेटेड है एंड B A के साथ रिलेटेड है, देन A is equals to क्या होना पड़ेगा आपका, A is equals to B होना पड़ेगा। A is equals to क्या होना पड़ेगा, B होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, एग्जांपल देखो, अगर A is equals to let's say 1 2 3 और 4 है। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन लेता हूं, क्या बोल दिया मैंने, 1 1 2 2 3 3 4 4। ये क्या है आपका एंटीसिमेट्रिक है। क्यों? देखो, अगर A B है तो उसको फिर से आप लिख दो B A, और A is equals to B है तो अल्टीमेटली 1 1 ही होगा ना भाई। 1 1 लिखो, फिर से एक बार 1 1 लिखो, और देखो A is equals to B है तो सेम ही होगा ना, इट डजंट मेक एनी सेंस, तो दैट इज ओके। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर मैं बोलूं R2 1 1 और लेट्स से 2 2, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? यस, इट इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाई इट इज सिमेट्रिक रिलेशन? बिकॉज यहां पे क्या है, देखो, अगर 1 1 है फिर भी आप 1 1 लिखते हैं, तो ए बी है और बी ए भी है जो आप दोबारा लिखे होते हैं, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस, रिपीटेशन डज नॉट मेक एनी सेंस, और ए इज इक्वल्स टू बी है ना, तो यस, इट इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 1 है 2 2 है और लेट्स से 2 3 है और 3 2 है ना। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नो। क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। क्यों? ए बी है और बी ए है, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है ना, ए नॉट इक्वल्स टू बी, 2 3 के बराबर थोड़ी होता है। इट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं बात करूं R4, लेट्स से 1 1 है 2 2 है और लेट्स से 2 3 है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है? यस, इट इज इंडीड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाई? बिकॉज सिंस 3 2 does not belongs to R3 R4 ना, R4। ठीक है, R4। समझ में आया? तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या है? अब देखो, फिर से रिपीट करता हूं। आइडेंटिटी मतलब जितने एलिमेंट्स है वही रहेंगे बस पेयर बना के। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? आइडेंटिटी भी रहेंगे, उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद क्या आता है आपका सिमेट्री। सिमेट्री में क्या है? सिंपल सा चेक है, ए और बी अगर है तो बी और ए भी होना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन, दैट इज जस्ट द कंडीशन। एंटी सिमेट्रिक में क्या है? ए बी अगर है तो बी ए नहीं हो सकता है, ए बी अगर है, बी ए अगर है तो ए इज इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा। दैट इज द मस्ट कंडीशन। क्या बोला मैंने? ए इज इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, देखो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल की बात करूं ना, थ्योरेटिकल एग्जांपल की, देखो, तो ये सब रट्टा नहीं मारना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि देखो लेट्स से एक्स आर वाई denotes x is divisible by y। ठीक है,
तो y r x क्या डिनोट करेगा? y is divisible by x, है ना? This is only possible if this is only possible if x equals to y, है ना? ये तभी पॉसिबल होगा जब x equals to y। तो यही तो हुआ ना, यही तो हुआ ना कि देखो अगर x y के साथ रिलेटेड है, y x के साथ रिलेटेड है, देन x equals to y होना पड़ेगा। यस, दैट मीन्स is divisible by is what? Is an antisymmetric रिलेशन। क्या बोला मैंने? इज डिविजिबल बाय आपका क्या हो जाएगा? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका? इज डिविजिबल बाय इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, डन। ये आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? ए बी से रिलेटेड है एंड बी ए से रिलेटेड है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, है ना? तो देखो इस केस में दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से, है ना, r इज इक्वल्स टू लेट्स से a कॉमा b, ऐसे मैंने लिख दिया। r इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैं? देखो a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b, है ना? क्लियर हो गया? तो अगर मैं a रिलेटेड टू b लिख रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ a लेस देन इक्वल्स टू b। उसी तरीके से अगर मैं b रिलेटेड टू a लिखूं, कब? इफ एंड ओनली इफ b लेस देन इक्वल्स टू a, है ना? दिस इज पॉसिबल इफ a इज इक्वल्स टू b, है ना? अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना। a b से छोटा है और b a से छोटा है, कैसे हो जाएगा? a इक्वल्स टू b होना पड़ेगा, b इज इक्वल्स टू a होना पड़ेगा। यस, दैट मींस ये जो रिलेशन आपने दिया है r, देयरफॉर व्हाट? r इज एंटीसिमेट्रिक, है ना? हम लोग एग्जांपल करेंगे ना और भी क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल है। आइडेंटिटी एकदम क्लियर है, रिफ्लेक्सिव एकदम क्लियर है। सिमेट्रिक में आपको चेक करना है तो ए बी होगा तो बी ए भी होगा। एंटीसिमेट्रिक में आपको चेक करना है ए बी अगर होगा तो बी ए वहां पे तो होगा नहीं भाई। अगर ए बी है बी ए है तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू बी रहना पड़ेगा वहां पे। दैट इज द कंडीशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ये कितना नंबर था आपका? ये आपका था कितना नंबर भाई? 7 ना। नंबर 8 क्या है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखो, ए रिलेशन आर in set A is said to be a transitive relation, है ना? if A is related to B, है ना, and B is related to C, then A is related to C होना पड़ेगा, है ना? A का अगर B के साथ रिलेशन है, B का अगर C के साथ रिलेशन है, then A का C के साथ रिलेशन होना पड़ेगा। समझ रहे हो? That means अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना, ठीक है? एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना, ठीक है? अगर A greater than B है and B greater than C, then A greater than C। इसी को आप मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो? In mathematics this property is called transitivity, है ना? आप लोग जब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे वहां पर भी देखोगे, अगर ए का टेम्परेचर बी के साथ इक्वल है, बी का अगर सी के साथ इक्वल है, देन ए का टेम्परेचर सी के साथ इक्वल होगा। थर्मोडायनामिक्स जब सर पढ़ाएंगे तो आप देखोगे, ठीक है? वहां पे तो ये इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी, है ना? लेकिन ट्रांजिटिविटी हर स्टेटमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, है ना, तो आप लिख लो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल इन फ्यू सिचुएशंस। जैसे कि अगर मैं बोलूं लेट्स से ए लव्स बी, है ना, ए लव्स बी, बी लव्स सी, है ना, देन ए मे लव सी, ए मे नॉट लव सी। मैंने क्या बोला?
ए मे लव सी, ए मे नॉट लव सी, हमको नहीं पता वो चीज, समझ रहे हो। इसीलिए ट्रांजिटिविटी जो होता है वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी जो होता है वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए पूरा, ठीक है। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाया, हो भी सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है। डन ना। तो मैंने एक्स्ट्रा बात कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा बात कर दिया भाई, जितना नॉलेज रखो उतना अच्छा है ना, ठीक है। चलो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, एग्जाम्पल की, ठीक है। लेट्स से a इज इक्वल टू क्या है मेरा 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर मैं एक रिलेशन की बात करता हूं, देखो क्या बोला मैंने, देखो 1 2 है ना, 2 3 है, तो क्या होना पड़ेगा 1 3 होना पड़ेगा, है ना। ये मेरा क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। अगर मैं R2 की बात करता हूं, देखो अगर मेरे पास 1 2 है 2 2 है ना, 1 2 2 2, तो क्या होना पड़ेगा 1 और 2 होना पड़ेगा, तो 1 2 तो ऑलरेडी है ना। दैट मींस जब आप एक मतलब डिस्टिंग्विश एलिमेंट, है ना, जब आप डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट एंट्रीज के ऑर्डर पेयर को सेम एंट्री ऑर्डर पेयर से जब आप करोगे ना ट्रांजिटिव रिलेशन में, तो होगा ही, वो हमेशा होगा। क्यों, 1 2 है 2 2 है, तो 1 2 मतलब A और C, ये A B है, ये क्या है आपका B और C है, जहां पे B और C इक्वल हो गया, तो A और C के बराबर तो हो गई ना भाई, नॉर्मल सा बात है, तो हो गई। फिर अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से 3 2 है 2 3 है ना, 3 2 2 3 नहीं, लेट्स से मैं ट्रांजिटिविटी की बात कर रहा हूँ ना। अगर लेट्स से 3 2 है 2 4 है, तो 3 4 होना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। देखो अब मेरा क्या, देखो अब मैं पूछता हूं आपसे, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, सोच समझ के बताना। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे कितने लोगों ने शुरुआती में गलत दिया, कितने लोगों ने शुरुआती में सही दिया, ठीक है। देखो 1 2 है 2 2 है, तो 1 2 तो रहेगा ही ना भाई। 3 2 है 2 4 है, तो 3 4 होना चाहिए, यस 3 4 है, कोई ट्रांजिटिव लगा देगा यहाँ पे। लेकिन आप नोटिस करो 1 2 है 2 4 है, 1 2 2 4, तो क्या होना पड़ेगा 1 4 होना पड़ेगा ना। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, व्हाई, सिंस 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। देख रहे हो कितना सिंपल है। तो बस जो कोर डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिटी मतलब जितने एलिमेंट्स है वो सब अपने साथ पेयर बना के रहेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब आइडेंटिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कुछ और भी हो सकता है। सिमेट्रिक मतलब ए बी अगर है तो बी ए रहेगा। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या रहेगा, ए बी है बी ए है तो ए इज इक्वल टू बी ही होना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं उसके बाद ट्रांजिटिव के बारे में, तो ट्रांजिटिव में आपका बेसिकली क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए सी के साथ रिलेटेड होना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। बी सी के साथ रिलेशन होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इज ब्रदर ऑफ, है ना, इज ब्रदर ऑफ, अगर ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, क्या बोला मैंने, ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, तो ए सी का ब्रदर होगा। तो ये रिलेशन जो होता है इज ब्रदर ऑफ या फिर इज सिस्टर ऑफ, ये क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ना। क्योंकि आप सोचो ना, ए अगर बी का ब्रदर होता है, बी अगर सी का ब्रदर होता है, तो ए सी का ब्रदर तो होगा ना भाई, समझ रहे हो। तो क्लियर है ना, मतलब ये तो होना ही है ना। तो ये चीज का आपको आइडिया होना है, उसको आप क्या बोल देते हो, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, डन। तो अभी तक हमने इतने सारे रिलेशन पढ़ लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग देखते हैं कि अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ओके, तो नंबर 9 इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नंबर 9 क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं, ठीक है। ए रिलेशन है ना, आर इन सेट ए is said to be equivalence relation if R is, R क्या है, जो रिलेशन है ना, R क्या है, जो रिलेशन है। इफ R is नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव उसको होना पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर 2 सिमेट्रिक होगा। नंबर 3 ट्रांजिटिव होगा, अगर ये तीनों एक साथ हो गया उसी को आप क्या बोल देते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना इसको कैसे, आरएसटी है ना, शॉर्ट ऐसे याद करते हो तो ज्यादा जल्दी याद होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या होना पड़ेगा, आरएसटी, ठीक है। तो आरएसटी मतलब क्या, आर फॉर रिफ्लेक्सिव, एस फॉर सिमेट्रिक, टी फॉर ट्रांजिटिव, और तो कोई नाम नहीं है तो कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसा दिखेगा एग्जांपल,
है ना। आपको पता है रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, जहां पे जो एलिमेंट है वो अपने साथ सेम एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी रहेगा तो बी ए भी रहना पड़ेगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी रहेगा बी सी रहेगा तो ए सी को भी रहना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, है ना। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, लेट्स से 1 1 2 2 3 3, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया मेरा, है ना, रिफ्लेक्सिव मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं लेट्स से लिखता हूं 1 2 लिखूंगा तो 2 1 लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं 1 3 लिखूंगा तो 3 1 लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं क्या बोल रहा हूं 2 3 लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 2 भी लिखना पड़ेगा। डन ना, क्लियर। तो ये क्या है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। देखते हैं कैसे। ये 3 के कारण तो चलो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये 3 के कारण रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर 1 2 है 2 1 है, अगर 1 3 है 3 1 है, अगर 2 3 है तो 3 2 भी है। यस, इसको क्या होना पड़ेगा, आपका सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखते हैं चलो, है ना। 1 1 और 1 2, तो 1 2 तो रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं बोलूं लेट्स से 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 है, यस 1 1 है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से 1 3 है और 3 2 है, क्या 1 2 है, 1 2 है, यस इट इज ट्रांजिटिव। अब वेरीफाई कर लो ना, अब वेरीफाई कर लो। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। हम लोग और भी एग्जांपल देंगे, परेशान मत हो। मैं इसीलिए अभी बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं करा रहा हूँ कि आपको ना एकदम बेसिक क्लैरिटी हो। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, तो फिर हमको क्लियर हो जाएगा ना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने बता दिया, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ट्रांजिटिव होगा तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि जो रिलेशन है वो क्या है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो और कुछ प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं ना, और कुछ प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अगर मैं एक रिलेशन लेता हूं, लेट्स से r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, है ना, एंड x, y बिलोंग्स टू z, लेट्स से ऐसे लिख दिया मैंने। ये एक रिलेशन है, ये क्या है, एक रिलेशन है ना। x और y क्या है, z को बिलोंग करता है। x और y क्या है, z को बिलोंग करता है। एक सेट है जो इंटीजर से भरा है, दूसरा सेट है इंटीजर से भरा है। आपने क्या किया, कंडीशन प्रोडक्ट निकाला, रिलेशन उसमें से क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को रख लिया। कंडीशन क्या दिया रिलेशन का, कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। तो आपको चेक करना है, इज दिस एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज दिस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप कैसे चेक करोगे, है ना, आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। अब आता है आपका कंसेप्ट, अब आपका आता है कंसेप्ट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं करते, एग्जांपल है ना, सॉल्यूशन नहीं लिखते, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पे क्या, कंसेप्ट की बात, है ना। अब आपकी कंसेप्ट की बात आती है। कंसेप्ट क्या कहता है आपका, देखो अगर इक्विवेलेंस चेक करना है तो आप तीनों चेक करोगे। पहले हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू z, है ना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, every element has to be related to itself, every element has to be related to itself, ठीक है। चलो x belongs to अगर z होता है ना, x belongs to z होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखता हूं, x related to x if and only if x minus x is an integer, is an integer। क्या बोला मैंने, मान लो x जो है वो z को बिलोंग करता है, x को भी z को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा, है ना, क्या x रिलेटेड टू x है। अगर x रिलेटेड टू x होगा देन, यहाँ पे इफ मत लिखो, देन यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। x रिलेटेड टू x, देन इफ x रिलेटेड टू x, देन x माइनस x इक्वल्स टू 0 व्हिच इज एन इंटीजर, व्हिच इज एन इंटीजर, है ना। हेंस रिफ्लेक्सिव, है ना, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो ना, x माइनस एक्स तो 0 है, इंटीजर है ना, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। यस, अपने साथ में जब आप उसको रिलेट किए, किस रिलेशन के साथ में, इस रिलेशन के साथ में, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, हुआ कि नहीं वो रिलेशन सेटिस्फाइड, यस हुआ, तो रिफ्लेक्सिव बन गया, सिंपल। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं ना, सिमेट्रिक की, ठीक है, सिमेट्रिक क्या है, लेट x इज रिलेटेड टू y, है ना, देयरफॉर x माइनस वाई व्हाट इज एन इंटीजर, है ना, is an integer. If y is related to x, then y minus x is equals to minus of x minus y,
इज एन इंटीजर, है ना, है कि नहीं। मतलब क्या कहता है, अगर मान लो x माइनस वाई इंटीजर है, क्यों, क्योंकि x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y मतलब व्हाट, कंडीशन क्या है, x माइनस वाई जो कि इंटीजर है, हमने मान लिया कि x इज रिलेटेड, सिमेट्रिक मतलब क्या, आप मान लो कि x y के साथ रिलेटेड है, फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या y x के साथ रिलेटेड है। अगर y x के साथ रिलेटेड है तो ये होना पड़ेगा कि y माइनस x को एक इंटीजर होना पड़ेगा। तो y माइनस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकालो, x माइनस y तो इंटीजर है ना, क्यों, हम लोग पहले ही मान लिया उसको, बाय हाइपोथेसिस हमने मान लिया कि x माइनस वाई इंटीजर है, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर वो इंटीजर है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होगा। मान लो कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू 5 है, तो माइनस 5 भी तो भाई इंटीजर है ना, माइनस 5 भी तो इंटीजर है, तो यस इट इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अगर मैं बात करूं अब ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है देखते हैं। लेट्स से लेट x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z। हमने मान लिया, इस बात को हमने मान लिया कि x y के साथ रिलेटेड है और y z के साथ रिलेटेड है। वेयर x y z क्या है, वेयर x, y, z all belongs to set of integers, है ना, all belongs to set of integers, ठीक है। अगर x related to y है then x minus y is an integer, है ना। also y minus z is an integer, क्यों, क्योंकि आपने मान लिया ना y related to z है, as per this condition y minus z is an integer, है ना। अगर मैं बोलूं कि देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, है ना, इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि x माइनस वाई अगर इंटीजर है, y माइनस जेड अगर इंटीजर है ना, y माइनस जेड अगर इंटीजर है, x माइनस वाई अगर इंटीजर है, दो इंटीजर का सम तो इंटीजर होगा ना, ऑफ कोर्स सब बात है, दो इंटीजर का सम भाई इंटीजर होता है, मतलब ये थोड़ी सिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। तो ये y कैंसल, देयरफॉर x minus z is also an integer, hence x is related to z। तो ट्रांजिटिव भी है, आपका सिमेट्रिक भी है, और आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये रिलेशन क्या है, यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कंसेप्ट समझ में आया। क्या करना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, तो देखो क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में कोई देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए ना। रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेट होना पड़ेगा, सिमेट्रिक मतलब अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है तो वो एलिमेंट इसके साथ भी रिलेट होना पड़ेगा। और देखो ये रिलेट जो मैं लिख रहा हूँ ना, x इज रिलेटेड टू y इज रिलेटेड टू x, ये कंसेप्ट में एकदम स्टार्टिंग में समझाया था, मैं रिलेशन को आपको समझा रहा था क्यों ऑर्डर पेयर मैटर करता है। आपको याद होगा राम आपका भगत का सन था, बट भगत आपका राम का सन नहीं हो सकता, इसलिए नॉट रिलेटेड टू लिखते थे आप, है ना। तो ये होता है कंसेप्ट, आपका क्लैरिटी ना एकदम सुपर वे में होना चाहिए कि कुछ भी रटो मत, समझो उसको, समझोगे तो फिर आसान लगेगा, थोड़ी इतना बड़ा करोगे, फटाफट करके सॉल्व कर दोगे सब क्वेश्चन, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं बोलूं लेट R be a relation in n cross n where n is the set of natural numbers। मैंने क्या बोला, n is the set of natural numbers, ओके। अगर मैं बोलूं कि let R be ये एग्जांपल 2 है ना या 3 है ना, एग्जांपल 3, ठीक है। let R be a relation in n cross n where n is what, where n is what, the set of natural numbers। मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं कैसे, a, b जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेटेड है किसके साथ में, c, d if and only if a plus d is equals to b plus c। मैंने ऐसे बोला, ठीक है, ठीक है, a, b is related to c, d if and only if a plus d is equals to b plus c होगा। अब ये क्या है, ये कोई एक एलिमेंट मान लो ना, अब एलिमेंट ही क्या है, आपका ऑर्डर्ड पेयर है, एलिमेंट ही क्या है बोला मैं आपको, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, वो क्या है इसके साथ रिलेटेड होगा, तो ये वाला जो है वो इसके साथ रिलेटेड होगा। मतलब देखो ये सारे के सारे क्या है, जो ABCD जो सारे के सारे वो क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, है ना। आपको बोला गया कि a, b जो है आपने एक ऑर्डर पेयर बनाया, उसको इसके साथ में रिलेशन दोगे, कब, कंडीशन क्या है, ये होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन है तो ही आप बोलोगे कि ये आपका क्या है, रिलेटेड है ना, इसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो।
आपसे पूछा है कि इज दिस एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज दिस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपन चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अपन चेक करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अगर एक भी फेल हो गया इसमें से तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको वही एलिमेंट को सेम के साथ में क्या करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट पे करा रहा हूँ, शॉर्टकट, हम लोग जेडब्ल्यू वाले भाई, बोर्ड्स वाले नहीं है, अभी जेडब्ल्यू की तैयारी चल रही है, तो अपना स्टाइल एकदम खतरनाक वाला होना चाहिए, कूल स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में फटाफट निपटा दो क्वेश्चन। ए कॉमा बी को रिलेट होना पड़ेगा ए कॉमा बी के साथ में, है ना। इफ एंड ओनली इफ, कब, व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखो बी प्लस ए। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, अगर ये इसके साथ रिलेट हो रहा है तो ये होना पड़ेगा, तो ये तो होगा ही ना, ऑफ कोर्स सब बात है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए तो हो गई। दैट मींस ये जो है वो इसके साथ में रिलेटेड, दैट मींस एवरी एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट कैसे कंसीडर करो, ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ में क्या है आपका, रिलेटेड है, मतलब सॉरी, ये जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड है। अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होता है तो आप इसी को क्या बोल देते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड। अब मान लो ए बी के जगह पे 1 2 था, 1 2 इज रिलेटेड टू 1 2, लेट्स से 3 4 था, 3 4 इज रिलेटेड टू 3 4, 5 6 था, 5 6 रिलेटेड टू 5 6, यस इट इज व्हाट, अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेट्स से सिमेट्रिक के बारे में, है ना, नेक्स्ट में किसका मैं बात करता हूं, सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। तो देखते हैं ए कॉमा बी को किसके साथ रिलेट होना पड़ेगा, देखो ए कॉमा बी को किसका रिलेट होना पड़ेगा, देखो अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है ना, अगर ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, देन मैं क्या लिख सकता हूं, देखो देन ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये रिलेटेड है तो ये होगा। हमको क्या करना है, हमको दिखाना है सी कॉमा डी भी ए कॉमा बी के साथ में रिलेटेड है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, देखो इंप्लाइज दैट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, है ना। अगर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर सी कॉमा डी दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, सी कॉमा डी रिलेटेड व्हाट, ए कॉमा बी। तभी तो आएगा ना, देखो सी प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, यही तो आ रहा है, देखो ना, सी प्लस बी लिखो या बी प्लस सी लिखो, दोनों तो सेम ही है ना। तो सी प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, देखो ये रिलेशन हमारा क्या है, हमको जो रिलेशन दिया गया वो क्या है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का सम जो है वो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट के साथ में, समझ रहे हो ना, ये होना पड़ेगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, ये जो एलिमेंट है इसको ऑर्डर्ड पैरामीटर्स को एलिमेंट की तरह ट्रीट करो ना, एलिमेंट की तरह ट्रीट करो। हमको पता है जब हम लोग x रिलेटेड टू y करते हैं तो x इज रिलेटेड टू y, और x और y क्या होता है, उस सेट का एलिमेंट होता है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को एलिमेंट दिया गया, क्या दिक्कत है, हमको क्या प्रॉब्लम होता है, होने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट की तरह ट्रीट करो उसको, है ना। तो रिलेशन ये दिया गया, ये रिलेशन दिया गया, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, हर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेट होना पड़ेगा, यस हुआ है वो। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में अगर ये इसके साथ रिलेटेड है तो इसको भी इसके साथ रिलेटेड होना पड़ेगा। तो देखो ये इसके साथ अगर रिलेटेड है तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्लियर हो गया ना, वाइस वर्सा ना, मतलब ये रिवर्स उल्टा स्टेप ये तो यस इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है, देखते हैं, आ जाओ, क्या ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, देखो ट्रांजिटिव में क्या है, देखो से मान लो a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी है ना, मतलब दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट एंड c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा f, है ना। अगर हमने ये दिखा दिया कि, अगर हमने क्या दिखा दिया कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा f, अगर हमने ये दिखा दिया कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा f, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ये दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं, आ जाओ। अगर मैं बोलूं a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। अगर c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा f है, देन इंप्लाइज दैट c प्लस एफ दैट इज इक्वल टू डी प्लस ई, है ना। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, देयरफॉर a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। देखो ये डी डी कैंसिल हो गया, ये सी सी कैंसिल हो गया, तो इंप्लाइज दैट a प्लस एफ दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस ई। यही दिखाना था ना, देखो यही दिखाना था ना,
यही तो दिखाना था, यही दिखाना था आपको। अगर ये आपको दिखाना था तो देखो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए कॉमा क्या लिखोगे, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तभी तो लिखोगे ना ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये आ गया। यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट मींस ओवरऑल आप क्या बोलोगे, दिस रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन आपको दिया गया ना, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आप एक ट्राई कर सकते हो कि आप क्या करो, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। क्या बोला मैंने, रिलेशन को बदल दो। आप क्या करो, आप क्या करो ना, आप इस रिलेशन को बदल के क्या कर दो पता है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा, बस आप a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी कर दो, ऐसा रिलेशन को चेंज कर दो। देखो अब क्या ये इक्विवेलेंस रहेगा, चेक करो, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो चेक, नहीं रहेगा तो ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना होगा, मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे दिमाग में अभी आया तो मैं आपको बोल दिया, बट सेम फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे, आपको देखना है क्या आप इक्विवेलेंस बना सकते हो उसको, क्या वो इक्विवेलेंस बनता है, आप कैसे बनाओगे, बनेगा तो बनेगा ना खुद से, आप कैसे बना दोगे उसको, ठीक है, क्लियर। ये होता है कंसेप्ट पूरा, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे टाइप ऑफ रिलेशन देख लिए। आइडेंटिटी मतलब क्या, जो एलिमेंट रहेंगे वो अपने साथ ही मिलके पेयर बनाएंगे। जो रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या, ए बी होगा तो बी ए बी होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, और एम्प्टी और यूनिवर्सल तो एकदम इजी है। उसके बाद फिर आता है आपका एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक मतलब अगर ए बी होगा बी ए होगा देन ए इज इक्वल टू बी होना पड़ेगा उसमें, समझ रहे हो ना, ये क्लियर है ना एकदम। एग्जांपल मैंने अच्छे अच्छे लेके दिखा दिए थे। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे, क्या बोलूं, उसके बाद आपका क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी होगा बी सी होगा तो ए सी भी होगा, ए बी होगा बी सी होगा तो ए सी भी होगा। क्लियर हो गया। ट्रांजिटिव के बाद में आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, सिमेट्रिक होना पड़ता है, ट्रांजिटिव होना पड़ता है, आर एस टी। क्लियर हो गया। तो हम लोग सारा ही कवर कर लिया। इसके बाद अभी और एक दो अनकॉमन से रिलेशन है जो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, फिर हम लोग देखेंगे, और कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। दो रिलेशन को हम लोग कैसे मैच कराएंगे, ठीक है। आपके पास जैसे 3 सेट है, तो एक का आपने दूसरे के साथ रिलेशन निकाला, दूसरा का आपने तीसरे के साथ रिलेशन निकाला, तो कंपोजिट कैसे करोगे उसको ना, कंपोजिट मिक्स कैसे करोगे इस रिलेशन को, कैसे मतलब एक रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ दूसरे में एक्सप्रेस करोगे आप, मतलब रिलेशन है ना, रिलेशन कैसे देखोगे आप, ठीक है। तो चलो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस रिलेशन वाले पार्ट को खत्म करेंगे। देन एक सेशन लूंगा मैं जिसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, रिलेशन के वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कि अगर आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो आपको एक सेट दे दिया जाएगा है ना, उसके बाद एक रिलेशन दे दिया जाएगा आर इक्वल टू समथिंग, उसमें ऑर्डर पेयर होंगे, फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, ऐसे करके दे देंगे कुछ भी, समझ रहे हो। तो आपको उसमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन है। उसके लिए आपको ये क्लैरिटी होना पड़ेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होते हैं उसका नाम कैसे दिया गया है ना। अगर वो क्लैरिटी है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, और हम लोग देखेंगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है, एकदम क्लियर। जैसे ही वो हो जाएगा हमारा सेट खत्म, रिलेशन खत्म। देखा कितने मस्त वे में खत्म कर दिया। बस यही है। आपको लगेगा कि सर इतना इजी होता है क्या, यस भाई इजी होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इजी है तो है ना। उसके बाद हम लोग फंक्शन मूव करेंगे, फंक्शन विल बी ब्यूटीफुल, डोमेन रेंज का अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे। धीरे धीरे आप जेडब्ल्यू जोन में घुस रहे हो है ना, धीरे धीरे आप जेडब्ल्यू जोन में घुस रहे हो, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद फ्यू अदर टॉपिक जो मैंने अभी मेंशन किया, देन विल डू सम क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय।